स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर के साथ। आशा है कि आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी और आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी से जो होने वाली परीक्षा है, आप सभी उसकी तैयारी में बेहतर तरीके से जुटे होंगे और आप लोगों के उसी तैयारी के क्रम में परीक्षा एक नज़र में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, उसी के क्रम में आज आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हैं, जिनमें आज पहले चैप्टर के लगभग जो वीडियो पीछे हमने तैयार किए वो और प्लस आज का मिला करके पहले चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। और इस पहले चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके बाहर से नहीं आने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, इन्हीं वीडियो से आएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। और पराग स्त्रीकेसर संकर्षण से पिछले लगातार बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण होता क्या है। तो पराग स्त्रीकेसर संकर्षण को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने परागण की क्रिया को पढ़ी थी। तो परागण की क्रिया में हम सभी ने देखा कि परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे परागण की क्रिया कहते हैं। तो जब परागण की क्रिया संपन्न होती है तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब परागण की क्रिया के बाद होता क्या है कि यहाँ वर्तिकाग्र पर जो परागकण यहाँ पे पहुंचते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो परागकण संबंधित प्रजाति के ही हो, यानी जो पुष्प की प्रजाति है उसी प्रजाति के ही परागकण हो, ये कोई जरूरी तो है नहीं। यहाँ पे दूसरे प्रजाति के भी परागकण आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो परागकण मान लीजिएगा दूसरे प्रजाति का आ ही गया, तो ऐसी स्थिति में स्त्रीकेसर किस तरीके से पहचान करेगी ये परागकण हमारे ही प्रजाति के हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। यानी स्त्रीकेसर के द्वारा और स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र के द्वारा ये जो भाग है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, और इसके नीचे वर्तिका हो गई, अंडाशय की संरचना हो गई और ये हो गए परागकण। तो स्त्रीकेसर की ये जो संरचना है इसमें वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र के द्वारा अपने ही प्रजाति के परागकण को स्वीकार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। अब प्रश्न ये उठता है कि अपने ही प्रजाति के परागकण को किस तरीके से पहचानेगा? क्या इसके पास में कोई ऐसी विशेष प्रकार की संरचना है या कोई इसमें विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं? तो दो चीजें ध्यान दीजिएगा। एक तो वर्तिकाग्र की जो संरचना होती है, वर्तिकाग्र की संरचना कुछ विशेष प्रकार से होती है और परागकण के ऊपर स्पोरोपोलेनिन पाए जाते हैं और उस स्पोरोपोलेनिन की वजह से परागकण की संरचना भी क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की होती है। एक तो प्रक्रिया ये होता है कि इन दोनों की संरचनाओं में, यानी वर्तिकाग्र और परागकण की संरचना में कुछ समानता होती है और इस समानता के कारण क्या होते हैं, ये बिल्कुल आकर के उसी समानता की वजह से स्वीकार किए जाते हैं। बिल्कुल जैसे ताले और चाबी को समझिए, हर एक ताले की एक चाबी फिक्स होती है, उसमें जाकर के चाबी क्या होता है, फिक्स होता है, फिट बैठता है। एक तो ये स्थिति होती है। दूसरी, स्त्रीकेसर में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं और वो रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, उसी प्रजाति के परागकण में पाए जाते हैं। तो इन स्थितियों में क्या होता है, वर्तिकाग्र के द्वारा परागकण को स्वीकार कर लिया जाता है और यही प्रक्रिया कहलाती है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण।
अब पराग स्त्री केसर संकर्षण के आगे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वर्तिकाग्र से क्या होता है, जल को अवशोषित करके जो पराग कण होते हैं इसमें क्या करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं। और वो पराग नलिका क्या होगा, वृद्धि करते हुए बीजांड की संरचना में प्रवेश करेगा। इस तरीके से पराग नलिका क्या करेगा, वृद्धि करते हुए ये प्रवेश करता है कहाँ पर, बीजांड की संरचना में। और बीजांड की संरचना में जब ये पहुंचेगा तो इस पराग नलिका के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर पराग कण में जो नर युग्मक होते हैं, ये नर युग्मक क्या करते हैं, इस पराग नलिका के माध्यम से प्रवेश करते हैं बीजांड में। और बीजांड में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और निषेचन की क्रिया जब संपन्न होगी तो निषेचन के बाद क्या होगा, ये जो आप अंडाशय की संरचना देख रहे हो, ये अंडाशय का परिवर्तन हो जाएगा बेटा जी किसमें, फल के रूप में। और इसके अंदर ये जो बीजांड की संरचना दिख रही है, ये बीजांड की संरचना परिवर्तित हो जाती है किसमें, बीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो निषेचन की क्रिया के संपन्न होने के लिए पराग स्त्री केसर संकर्षण बहुत जरूरी है। यानी वर्तिकाग्र के द्वारा अपने ही प्रजाति के परागकण को स्वीकार करना, उसके बाद उसमें पराग नलिका का निर्माण होगा, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी, उसके बाद निषेचन की क्रिया होगी, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको समझा था। अब इसी कड़ी में एक और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया जाए। जब पराग स्त्री केसर संकर्षण को हम लोग देख रहे हैं तो इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। और वो क्वेश्चन है बेटा, विपुंसन और बैगिंग या विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण की क्रिया किसे कहते हैं। तो विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण को समझने के लिए इस पुष्प की संरचना के माध्यम से हम लोग समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण की क्रिया होती क्या है, पहले पुष्प की संरचना को देख लेते हैं हम लोग। ये आवृतबीजी पुष्प की संरचना हो गई, पुष्प स्त्री केसर इस तरीके से, और ये हो गया इसका नरजनन तंत्र, और ये पुष्प के अन्य भाग हो गए इस तरीके से, जिनके विषय में हम लोग पीछे पढ़े थे। तो बेटा विपुंसन की क्रिया और दूसरा है बैगिंग, दूसरा क्या है, बैगिंग। ये प्रक्रिया कहलाती क्या है, कहते किसे हैं, और पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण कहते किसे हैं। देखिए, जब बात होती है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात होती है, या कह लीजिए कि जब हम कृत्रिम परागण की बात करते हैं, तो कृत्रिम परागण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है विपुंसन और बैगिंग। क्योंकि कृत्रिम परागण की क्रिया में क्या होता है, वांछित परागकण को पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दो प्रक्रियाओं का होना बहुत जरूरी है, विपुंसन और दूसरी प्रक्रिया होती है बैगिंग। तो विपुंसन और बैगिंग की क्रिया के दौरान होता क्या है, इसको समझिए। तो विपुंसन की क्रिया में करते क्या है, जो पुष्प होता है उस पुष्प से बड़े ही सावधानी पूर्वक इसमें जो नर जनन तंत्र होता है, इस नर जनन तंत्र को क्या करते हैं, इस पुष्प से अलग कर देते हैं। यानी ये पुष्प की संरचना है, तो यहाँ से क्या किया जाएगा, ये मान लीजिए विपुंसन की क्रिया हुई, तो विपुंसन की क्रिया में यहाँ से
जो नर जनन तंत्र थे, यानी जितने यहाँ पर पुंग की संरचना है उसे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और इसे जब हटा दिया जाएगा तो इसी के हटाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं विपुंसन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन। यानी पुष्प, जो द्विलिंगी पुष्प है, इस पुष्प की संरचना में से नर जनन तंत्र भाग जो है, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। यानी परागकोश को यहाँ से परिपक्व होने के पहले, और ये महत्वपूर्ण है कि ये परिपक्व होने के पहले ही इसको हटाया जाएगा। अगर परिपक्व हो जाएगा तो हटाते समय इसमें प्रस्फुटन हो सकता है, और उस समय क्या होगा, परागण की क्रिया हो सकती है। तो परागकोश के परिपक्व होने के पहले बड़े सावधानी पूर्वक क्या किया जाएगा, इनको काट करके अलग कर दिया जाएगा। और जब इनको काट के अलग कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या, पुष्प में बचेगा उसका स्त्री केसर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्त्री केसर को बटर पेपर के द्वारा, यानी स्त्री केसर की जो संरचना है, स्त्री केसर की संरचना को क्या किया जाएगा, बटर पेपर की सहायता से ढक दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि कोई अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर न पहुंच पाए। जब इसे बटर पेपर से ढक दिया जाएगा तो अवांछित परागकण यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। अब ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक यहाँ पर वांछित परागकण को पहुंचाया जाएगा, और जब वांछित परागकण पहुंचेगा तो आगे की प्रक्रिया होगी, यानी परागण की क्रिया संपन्न होगी और परागनलिका बनेगी। फिर परागनलिका प्रवेश करेगी कहाँ, बीजांड में, निषेचन की प्रक्रिया होगी। इस तरीके से बेहतर फल का निर्माण किया जाता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है कृत्रिम परागण की क्रिया होती है, जिसमें विपुंसन और बैगिंग बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। अब इसी क्रम में हम लोग आते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे बात की जाए अनिषेक फलन की। आप देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 17, 18, 19, 23, यानी ये 2017 के पेपर में, 18 के पेपर में, 19 के और 23 के पेपर में लगातार आए हुए क्वेश्चन है। और ये जो शब्द है अनिषेक फलन, इस शब्द को दिया था बेटा जी एक वैज्ञानिक थे, नॉल नामक वैज्ञानिक ने दिया अनिषेक फलन। अनिषेक फलन होता क्या है, जब बिना निषेचन के ही, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया न हो, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया न हो और फल का निर्माण हो जाए, यानी बिना निषेचन के। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब निषेचन की घटना होगी तभी इसका परिवर्तन, यानी अंडाशय का परिवर्तन किस रूप में होगा, फल के रूप में होगा। लेकिन अनिषेक फलन की क्रिया में क्या होता है, निषेचन की घटना नहीं होती है, और बिना निषेचन के ही क्या होगा, फल का निर्माण हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये अनिषेक फलन कहलाती है, और इसके द्वारा जो फल का निर्माण होगा वो कहलाते हैं अनिषेक जनित फल। उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। और बोर्ड एग्जाम में कई बार, इंटरेस्टिंग बात समझिए आप, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया कि अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं। मतलब आप समझिए कि एक ही क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में घुमा करके किस तरीके से पूछा जा रहा है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा कि अनिषेक फलन क्या होता है, और कई बार ये पूछा कि अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं। तो बिना निषेचन की क्रिया के जब फल का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं अनिषेक फलन क्रिया कहलाएगी, और वो फल क्या कहलाएगा, अनिषेक जनित फल, यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें तो जैसे केला हो गया, अंगूर की बात कर ले, अनानास की बात कर ले, ये सभी जो होते हैं अनिषेक जनित फल के अंतर्गत आते हैं। अब कृत्रिम रूप से भी अनिषेक जनित फल को तैयार किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से जब तैयार करते हैं तो कृत्रिम रूप से इन्हें तैयार करने के लिए क्या होता है, कुछ हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है, और उन हार्मोन्स के छिड़काव के कारण जो अंडाशय है, अंडाशय का स्वतः परिवर्तन हो जाता है किसमें, फल के रूप में।
अब इसके लिए ऑक्सीन का नाम आप सभी ने सुना होगा। कक्षा 11वीं में जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे आपने ऑक्सीन के विषय में पढ़ा होगा, वहां पर आपने जिबरेलिन के विषय में पढ़ा होगा। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके छिड़काव से क्या होता है, इनके छिड़काव से कह लीजिए अनिषेक जनित फल को कृत्रिम तरीके से तैयार किया जा रहा है और इसका बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जिन फलों में बीज का भाग खाने वाला होता है, उन फलों में कृत्रिम रूप से अगर उनको अनिषेक जनित फल के रूप में तैयार किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे अनार की बात की जाए, नारियल की बात की जाए, क्योंकि इनका मध्य भाग ही खाने वाला है और जब उन पे छिड़काव कर दिया जाएगा तो उसका विकास नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में इनका कोई मतलब नहीं होता है। आइए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुभ्रूणता बार बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया है। इसको भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2016, 18, 23, 24, 2016 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 23 पूछा गया, 24 में पूछा गया, और आने वाले एग्जाम में भी प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुभ्रूणता जो है इसके विषय में बताया किसने बेटा? लेवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बताया। और बहुभ्रूणता होता क्या है? बहुभ्रूणता के केस में बीज के अंदर क्या होता है, बीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, कई भ्रूण का निर्माण हो जाता है। खास करके जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे संतरे की बात करें तो संतरे के ऊपर ही लेवेनहॉक ने प्रयोग किया था। तो सिट्रस फ्रूट्स में हम बात करें तो उनका जो बीज होता है, उस बीज में बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं बहुभ्रूणता कहते हैं। लेकिन भ्रूण तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उनमें से सक्रिय एक ही होता है और उसी भ्रूण से क्या होगा, आगे नए पादप का विकास होता है। तो बहुभ्रूणता क्या होता है बेटा? जब बीज के अंदर कई भ्रूण का निर्माण हो जाए, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता। खास करके सिट्रस फल जैसे संतरे की बात करें, नींबू की बात करें, इन सभी में बहुभ्रूणता को देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, असंग जनन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि 2017 के एग्जाम में 18 के 20, 21, 22, 23, 25 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी परीक्षा में भी इसके आने की प्रबल संभावना। तो असंग जनन के विषय में बताया किसने बेटा? विंकलर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि असंग जनन होता क्या है। ये असंग जनन को अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार की अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लैंगिक जनन की क्रिया के समान ये नकल करता है, कॉपी करता है। और यहाँ पे बिना लैंगिक जनन की क्रिया के, यानी यहाँ पे युग्मकों का संयुग्मन नहीं होता है, नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन नहीं होता, लेकिन बीज और भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जब बिना संयुग्मन के या बिना समसूत्री विभाजन के बीज और भ्रूण का निर्माण हो और उससे बाद में क्या होगा, नए पादप का विकास हो, तो वो प्रक्रिया कहलाती है असंग जनन। जैसे नींबू की बात करें, घास की बात करें, स्ट्रेसिया की बात करें, तो ये सभी जो होते हैं असंग जनन के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से कवर किया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और प्रबल संभावना इनकी आने की, और उसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है।